हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने बिहार का बेसिक इंट्रोडक्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, कितने फेस्टिवल्स होते हैं ये सब। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ होगा और उसमें आपने देखा होगा कि बिहार एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। चाहे वो 1857 का रिवोल्ट हो जिसमें वीर कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद फिर चंपारण जहाँ से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, जो गांधी जी का भी फर्स्ट सत्याग्रह था, काइंड ऑफ फर्स्ट जीत थी हमारी। तो इसके अलावा भी हमने जितने भी रिवोल्ट्स हुए, चाहे वो 1857 रिवोल्ट से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट तक हो, उन सब में हम बिहारियों ने स्पेशली पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। तो आपने इसके बारे में बेसिक जानकारी अपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ली होगी। अभी हम लोग उसको आगे डिटेल में पढ़ते हुए कि बिहार में उस समय क्या हुआ था, बिहार में कैसे कैसे किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मुगल का जब पीरियड खत्म हो रहा था तो औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना वो पहले था। तो उसके बाद वो मोस्टली जैसे कहते हैं ना कि बस उसका कुछ विशेष बचा हुआ था, कुछ अवशेष बचा हुआ था, वैसा ही था लेटर मुगल जिसको कहते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे फारूक सियार। फारूक सियार 1717 में अपना एक फरमान देते हैं जिसमें फिर वो दीवानी राइट्स को ट्रांसफ़र करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आके 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और इसके क्रम में बिहार में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश का कंट्रोल आने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे मुगल से लेके वो फिर बंगाल से रिलेट हुआ था और बंगाल से फिर वो धीरे धीरे ब्रिटिश के कब्जे में चला गया था। तो हम लोग शुरू करते हैं फारूक सियार से। तो फारूक सियार जो थे, फारूक सियार का टाइम पीरियड बहुत छोटा था, 1713 से 1719। उसी बीच में 1717 में वो अपना फरमान दिए थे। उस समय वो प्रिंस मिर्जा अहमद को सूबेदार बनाए थे बिहार का। बिहार में मतलब उस समय जैसे अभी होता है ना कि किसी एक को हम अथॉरिटी दे दे कि वो वहाँ का रीजन देख रहा है, तो उसी तरीके से सूबेदार ऑफ बिहार बनाया गया था प्रिंस मिर्जा को। ठीक है, और सुजाउद्दीन को बंगाल में जो निज़ाम थे, नवाब नहीं थे, निज़ाम थे, निज़ाम ऑफ बंगाल को असिस्टेंट बनाया गया था। ये जो थे सुजाउद्दीन, वो अपने लिए नवाब अलीवर्दी खान को डिप्टी नवाब बना लिए थे। ठीक है, हम अपने अंदर किसी को रख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सुजाउद्दीन का डेथ हो गया। क्या हुआ था, सबसे पहले फारूक सियार प्रिंस मिर्जा को बनाए थे सूबेदार और सुजाउद्दीन को बनाए थे नजीम ऑफ बंगाल, और वो अपने अंदर अलीवर्दी खान को डेप्यूटी नवाब बनाए थे। जब सुजाउद्दीन का डेथ हुआ था तो फिर अलीवर्दी खान जो है, अलीवर्दी खान थोड़ा पावर में आ गया। उस समय फिर क्या हुआ था कि बैटल ऑफ गिरिया, ध्यान रखिएगा बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ गिरिया। इसमें फिर क्या हुआ था कि अलीवर्दी खान जो है वो सरफराज खान को डिस्प्लेस करके, ठीक है, सरफराज खान को डिस्प्लेस करके खुद अपने पे पूरा कंट्रोल ले लिए थे। उसके बाद इस तरीके से अलीवर्दी खान जो है वो मेन लाइन में आ गए थे, मेन स्ट्रीम में आ गए थे, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए थे। फिर अलीवर्दी खान को डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया था, कब, 1733 में। ध्यान रखना है 1717 से 1733 तक का आपको एक क्रोनोलॉजी और एक टाइम पीरियड में समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर 1756 में 1756 में सिराजुद्दौला बनते हैं नवाब। उसके बाद आपको पता है कि फिर बैटल ऑफ पलासी होता है 1757 में, जिसमें कि इनका डिफीट हो जाता है। आप जानते होंगे 23 जून 1757, 23 जून 1757 को डेट ध्यान रखना है, बीपीएससी में डेट वगैरह पूछने का भी प्रचलन है। तो 23 जून 1757 में एक बैटल ऑफ पलासी हुआ था भागीरथी रिवर के किनारे, जिसमें कि नवाब ऑफ बंगाल जो कौन थे उस समय, सिराजुद्दौला, और आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई मतलब फेस टू फेस आई थी। और इसमें
ब्रिटिश को कौन लीड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल को कौन लीड कर रहे थे? सिराजुद्दौला। और इसमें आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जीत गए थे। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। बैटल ऑफ पलासी के बाद लॉर्ड क्लाइव जो है इसको हटा के मीर जाफर को नवाब बना देता है कि कोई तो लाइक देख रेख करेगा ना, उसके लिए मीर जाफर को बनाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, उसके बाद क्या होता है कि 2 डेप्यूटी दीवान बनाया जाता है। उनका क्या नाम था? मोहम्मद रजा खान बंगाल का और सिताब राय बिहार का। थोड़ा नाम ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि लाइक वर्ड एसोसिएशन में आपको काम आ सकता है। कभी भी अगर पूछा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसा क्वेश्चन तो आपको बनाने में आसानी होगी। उसके बाद शाह आलम टू, ये भी एक रूलर थे मुगल डायनेस्टी के, लेटर मुगल में। इनका भी ये भी कोशिश किए थे कि पटना को हम कैप्चर करें, वापस से अपने फुल अथॉरिटी में लाएं, बट ब्रिटिश उस समय तक इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो किसी और को वो कैप्चर नहीं करने दे रहा था। उसके बाद फिर अली गौहर जो थे वो भी बिहार का कैंपेन किए थे 1765 एडी में। आलमगीर टू के बाद अली गौहर टुक द हेल्प ऑफ, आलमगीर टू का डेथ हुआ, फिर अली गौहर टू जो है ब्रिटिश का हेल्प लिए थे टू गेट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, फिर अली गौहर का कोरोनेशन भी जो है वो ब्रिटिश का हेल्प लिए थे। वो पटना में ही कोरोनेशन हुआ भी था। कोरोनेशन मतलब वो राजगद्दी पे बैठाने का एक जो संस्कार समारोह टाइप होता है उसको कहते हैं। उसके बाद 1760 में मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, पहले मीर जाफर को बनाया गया था, फिर मीर कासिम को बनाया गया था। फिर नवाब मीर कासिम कौन शिफ्ट किया था कैपिटल? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो मीर कासिम शिफ्ट किया था। मीर जाफर पहले आया था, फिर मीर कासिम आया था। मीर कासिम जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था विद द एम ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इंटरफेरेंस। एक्चुअली होता क्या था ना कि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, तो वो इंटरफेयर करते रहते थे। डे टू डे पॉलिटिक्स हुआ या किसी भी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। तो इससे बचने के लिए हम थोड़ा डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ वो स्टार्ट किए थे कि हम मुर्शिदाबाद को कैपिटल ना रख के मुंगेर को कैपिटल रखेंगे। उसके बाद बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। फिर शाह आलम टू जो है दीवानी राइट बिहार, बंगाल और उड़ीसा, 3 जगह का बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। तो इस तरीके से ये क्रम जो है बिहार में चलते रहा। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव इम्प्लीमेंट किए थे डायरकी इस रीजन में, बिहार और बंगाल दोनों में। कब किए थे? 1765 में। डायरकी कौन इस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड क्लाइव। कब किए थे? 1765 में। 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उसके बाद 65 में लॉर्ड क्लाइव जो है डायरकी इस्टेब्लिश किए थे बिहार में। इनको फादर ऑफ डायरकी भी कहा जाता है। उस समय बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मिर्जा मोहम्मद काजिम के पास था। ठीक है, क्या नाम है? मिर्जा मोहम्मद काजिम खान। मीर जाफर के भाई ही थे। एंड ही हैड अ सब सूबेदार धीरज। ये तो कुछ नाम है जो कि आप एक बार रीड कर लीजिएगा, तो उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एक आपको रीडिंग रहना चाहिए सो दैट अगर कुछ आता है ऐसा ऑप्शन तो आप एक टिक मार सको। ऐसा रहेगा ना कि 4 ऑप्शन है, आपने कभी भी एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको सबकॉन्शियस आपको बता देगा कि आंसर यही है। तो चूंकि बीपीएससी भी अपना लेवल बढ़ा रहा है तो हम भी तैयारी का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, चाहे बीपीएससी कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या जान रहे थे कि उस समय बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन मिर्जा मोहम्मद काजिम खान के पास था और उसके सब सूबेदार थे धीरज नारायण, ये राजा राम नारायण का भाई थे। ठीक है, फिर क्लाइव क्या किया था? वो काजिम को हटा दिया था। उस समय कौन था? मोहम्मद काजिम था। फिर क्लाइव आया तो काजिम को हटा दिया और अपॉइंट किया था, ये जो सब सूबेदार था ना धीरज नारायण, उसी को अपॉइंट किया था उसके प्लेस पे। और उस समय राजा राम नारायण, राजा सिताब राय, ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो इंपॉर्टेंट गवर्नर थे, इंपॉर्टेंट डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के। ठीक है, उसके बाद मिडल्टन जो चीफ ऑफिसर था इंग्लिश फैक्ट्री का, इंग्लिश फैक्ट्री पटना में सेटअप हुआ था, was appointed the member of board of administration in 1766। तो आपको ध्यान रखना किसको अपॉइंट किया गया था? तो मिडल्टन को अपॉइंट किया गया था। फिर 1767 में धीरज नारायण को भी रिमूव किया गया था
और सिताब राय को बना दिया गया था नायब। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले किसको था? पहले मिर्जा मोहम्मद था और धीरज नारायण जो था उसका सब सूबेदार था, फिर धीरज नारायण को बनाया गया और उस समय राजा राम नारायण और सिताब राय जो है वो इम्पोर्टेंट लोग थे। फिर बाद में वो धीरज नारायण जो यहाँ पे बना था इसको भी हटा दिया गया, फिर सिताब राय को नायब दीवान बनाया गया। एंड थॉमस रूवोल्ड वॉज अपॉइंटेड चीफ ऑफिसर ऑफ पटना फैक्ट्री। ठीक है, फिर जब ब्रिटिश का रूल अच्छा वो अपना पकड़ स्ट्रॉन्ग बनाते चला गया तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको जो पसंद है उसके फेवर में जो काम कर रहा है उसको वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट पोजीशंस देने लगा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये तो बंगाल से रिलेटेड जो पार्ट था कि बिहार और बंगाल से एसोसिएटेड किस तरीके से था। मुगल से कंपनी फेज में आते हुए एक बीच में वो बंगाल का वो लिंक है कि वो बंगाल कैसे, कौन आया, कैसे हुआ। ठीक है, गवर्नर, सूबेदार, ये सब, तो उसके में कुछ इंपॉर्टेंट नाम हम बताए हैं, तो एक बार आप उसको वीडियो को अच्छे से देख के और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। तो इंडिया में सबसे पहली कंपनी कौन आई थी? पोर्टुगीज। तो वैसे ही बिहार में भी सबसे पहली कंपनी आई थी पोर्टुगीज ही। ठीक है, सबसे पहली कौन आई थी? पोर्टुगीज। सेकंड कौन आया था बिहार में? ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश आ गया था 1620 में ही। ठीक है, ब्रिटिश 1620 में आया था, वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सक्सेसफुल वो फाइनली 1651 यानी 1651 में हुआ था। ठीक है, और इसके बीच में डच कंपनी जो है, जिसको हॉलैंड से जो आई है, वो कंपनी 1632 में अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी। कहाँ पे? पटना में, जो आज के समय में जो पटना कॉलेज है ना वहीं पे। ठीक है, फिर 1774 में डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो बेसिकली बिहार में नहीं बट नेपाल वाले साइड में, नेपाली कोठी इन पटना, जो पटना में ही, पटना का ही पार्ट है बट वो नेपाली कोठी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे डेन्स ने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। ध्यान रखना, सबसे पहले कौन आया था? पोर्टुगीज आए थे। फिर आया कौन था? इंग्लिश आया था, फिर डच और फिर डेन्स। पर अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का बात हो तो पहले पोर्टुगीज के बाद पहले डच कर लिया था, बाद में इंग्लिश कर पाया था, और सबसे लास्ट में डेन्स। ठीक है, अगर आप उसको टाइम पीरियड के हिसाब से देखना चाहें तो सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया था पोर्टुगीज फैक्ट्री? फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में। डच जो है वो नीदरलैंड वाला पार्ट 1632 में। ब्रिटिश जो है 1651 में। आ कब गया था? वो 1620 में आ गया था, पर वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में, सक्सेसफुल होने में उसको समय लग गया। फिर डेनिश जो है वो 1774 में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स। आप जानते होंगे जब ब्रिटिश का कंट्रोल आया तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्स होता है। तो उस रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए, उस रिसोर्स पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए ब्रिटिश जो है, जो ट्राइबल पीपल जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उन पे कंट्रोल करना चाहती थी, और उसको चाहती थी कि उस इनहैबिटेंट्स को राइट ना देके फॉरेस्ट में भी पूरा राइट हम ले लें। तो इस क्रम में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिवोल्ट होना शुरू हुआ, बहुत सारा रिवोल्ट हुआ। इसके कॉजेस क्या क्या थे, इन सब के बारे में आप मीन्स में डिटेल से पढ़िएगा। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसको बहुत इकोनॉमिक रीजंस था, पॉलिटिकल रीजंस था। इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा कि उसका सारा रिसोर्स ले रहा था, रिसोर्स पे राइट नहीं दे रहा था। पॉलिटिकल कि उसके डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहा था। रिलीजियस रीजन था, वो मिशनरी एक्टिविटीज से वो कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा था, उसके रिलीजियस बिलीफ्स को जो है केटर नहीं कर रहा था, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। तो ये सब रीजन से बहुत सारा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट सारे के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक नाम आपको दे दे रहे हैं क्रोनोलॉजी के साथ। 1800 से 1802 में एक चेरो रिवोल्ट हुआ था। इसमें कौन कौन लीडर थे? भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह। चेरो में ध्यान रखिएगा सिंह वाले हैं, राम बख्श सिंह, भूषण सिंह और शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, 1831-32 में कोल्ड रिबेलियन था। इसमें नाम ध्यान रखना है, बुद्धा भगत, विंद्रया सिगड़या और सुग्रमुंडा। ठीक है, उसके 32-33 में भूमिज था, जो कि गंगा नारायण सिंह के लीडरशिप में हुआ था। फिर 55-56 में संथाल था। ये तो आप लोग मेंस में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये चारों एक्चुअली भाई थे। सिद्धू और कानू का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। 74 में खाड़वाड़ मूवमेंट था, जो कि भागीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया था।
फिर 1899-1900 में मुंडा रिवोल्ट था, मुंडा मूवमेंट था, जो कि बिरसा मुंडा, जिनको कि भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, झारखंड में अभी भी इनका इम्पोर्टेंट एक पोजीशन है। फिर 1941 में ताना भगत मूवमेंट था, जो कि जात्रा भगत, नाम ताना भगत है लेकिन किया था ये जात्रा भगत। ठीक है, ध्यान रखिए एक बार। 1800 से 1802 में चेरो था, जो कि सिंह, ध्यान रखना सिंह से एसोसिएट करना है, भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह। 31-32 में कोल रिबेलियन था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे बुद्ध भगत, और बाकी दो नाम भी दिया हुआ। 1832-33 में भूमि, जो कि गंगा नारायण सिंह। 1855-56 में संथाल, सिद्धू कानू चांद भैरव। 74 में खारवाड़, जो कि भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। 1899-1900 में मुंडा रिवोल्ट, जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। 1914 में ताना भगत, जो कि जात्रा भगत के द्वारा किया गया था। अब हम लोग डिटेल से सारे रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा रिवोल्ट भी है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले नोनिया रिवोल्ट जो है वो क्यों हुआ था? जब ब्रिटिश लोग यहाँ या फॉरेन पावर, जब कंपनी रूल यहाँ एस्टैब्लिश होना शुरू हुई, तो एक सोडा, जिसको कहते हैं सोडा या सॉल्ट पीटर कहते हैं, उसको लेके ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था। वो बारूद वगैरह बनाने में भी यूज़ होता था। तो उसकी वजह से सब यहाँ पे लोग, जो ट्राइब थी जो ये काम करती थी, नोनिया ट्राइब उनका नाम था, आप देख सकते हैं नोनिया ट्राइब। तो वो लोग जो थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था वो सोडा के लिए। तो उस वजह से जब उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, तो एक टाइम आएगा जब वो रिवोल्ट कर देंगे। तो वही रिवोल्ट किया गया था इनके द्वारा, कि इस रीजन में हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, ये चार जो है मेन इंपॉर्टेंट सेंटर थे। उसके बाद तमाड़ रिबेलियन जो है वो, ये जो इस स्लाइड में जितने हैं ये मोस्टली बिहार झारखंड जब एक ही था तो वो झारखंड वाले रीजन में हुआ था। बट चूंकि ये बिहार के हिस्ट्री का पार्ट है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएं। हालांकि इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी रिवोल्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तमाड़ रिबेलियन के बारे में देखें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि आज के समय में झारखंड में है, वहाँ पे एक ट्राइब है ओरांव ट्राइब, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। 1794 AD तक चला था। फिर सारे रिवोल्ट को तो ब्रिटिश द्वारा क्रश कर ही दिया जाता था। फिर चेरो रिबेलियन अभी बताए थे, ये पलामू के रीजन में चला था। पलामू रूलर जो थे भूषण सिंह, वो किए थे। उसके बाद कोल रिबेलियन जो है ये भी छोटा नागपुर रीजन में चला था, और यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स जैसे हो, राव और बाकी ट्राइब भी इन्वॉल्व हुए थे। इसमें भी वही मेन रीजन था, लैंड रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली अगर कोई वहाँ पे अपने एंसेस्टर्स के समय से रह रहा है, पूर्वजों की उसकी ज़मीन है, और उसमें अगर आप जाके कहिएगा कि ये मेरा ज़मीन है, तुम्हारा इसमें आज से राइट नहीं है, तो वो रिवोल्ट तो करेंगे। तो इसमें मेन थे बुद्धू भगत और ये सब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर भूमिज रिवोल्ट आया था गंगा नारायण सिंह के समय में। ये कौन थे? बीरभूम के जमींदार थे, और ये भी रिवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट, जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट कर रहे थे। फिर आया था संथाल रिबेलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिबेलियन है, जो कि चार लोग, सिद्धू कानू, चांद और भैरव, इन चारों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें सिद्धू और कानू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एक भागलपुर और एसोसिएटेड रीजन जो है उसको हम लोग कहते हैं दमने को, लिखा हुआ है दमने को, जो है उस राजमहल हिल वाले रीजन को कहते हैं। और भागलपुर वाले, वहाँ पे जो लोग हैं वो संथाल ट्राइब के थे, वो लोग रिवोल्ट किए थे। और ये लोग क्या करते थे कि डीकूज जो है, आउटसाइडर्स को डीकूज कहा जाता था, उनके अगेंस्ट, जैसे कि फॉरेनर्स या ब्रिटिश जो है वो आउटसाइडर आके यहाँ पे बसने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे राइट लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट किए थे। फिर लोटा रिबेलियन स्टार्ट हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में। वहाँ क्या हुआ था ना कि जो ब्रास का जो लोटा था, ब्रास का लोटा लेके और उनको मिट्टी का लोटा दिया गया था, तो इसके अगेंस्ट वो लोग मुजफ्फरपुर जेल में जितने भी लोग थे वो लोग रिवोल्ट किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मुंडा रिबेलियन को हम लोग उल गुलान मूवमेंट भी कहते हैं, और इसमें बिरसा मुंडा जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे, और बिरसा मुंडा के लीडरशिप में ही ये मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ये एक काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन रिवोल्ट भी था, कि मतलब अपने लोगों को ये
कि आप प्योरिटी से रहिए, साफ सफाई का ध्यान दीजिए, चोरी नहीं कीजिए, अच्छे से रहिए, इस तरीके का बात भी यहाँ किया गया था और ब्रिटिश का अगेंस्ट तो था ही। ठीक है, ये भी छोटा नागपुर और इसके बाद क्या हुआ था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था। फिर ताना भगत मूवमेंट, जो कि नाम ताना भगत है बट शुरू किसके द्वारा किया गया था, यात्रा भगत के द्वारा। ठीक है, और ये भी ओरांव ट्राइब से एसोसिएटेड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। आप जानते होंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। पहला वॉर था जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा गया था। इसके बहुत सारे रीजंस थे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इमीडिएट कॉज, ये सब, और बहुत सारे इसमें लैग भी था कि कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग का अच्छा नहीं था, ये सब, अब यूनिटी नहीं था, ऑल इंडिया रिवोल्ट नहीं था। हालांकि अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था देवघर से स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 को। इसमें 2 ब्रिटिश भी जो थे वो इस रिवोल्ट में थे, नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट। फिर रिवोल्ट को जैसे हर जगह क्रश किया गया था, यहाँ पे भी क्रश किया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। 3 जुलाई को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था पीर अली के द्वारा पटना में जो पीर अली थे ना, वो एक बुक सेलर थे और ये पटना में रिवोल्ट स्टार्ट किए थे। नाम ध्यान रखना, ये नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना में कौन शुरू किया था, तो पीर अली शुरू किए थे, और वो ब्रिटिश ओपियम ट्रेडर डॉक्टर लायल को ये मार भी दिए थे। फिर दानापुर कैंट में शुरू हुआ था और ये 25 जुलाई को शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या था ना कि हमारे यहाँ के ही कुछ लोग थे जो उनका साथ दे देते थे, ब्रिटिशर्स का साथ दे देते थे। तो उसी क्रम में महाराजा ऑफ दरभंगा हो गया, डुमराव हो गया, हथवा हो गया, ये लोग जो थे वो ब्रिटिश का साथ दे दिया और इस चक्कर में इसको आराम से क्रश कर दिया गया। फिर बाबू कुंवर सिंह के बारे में हम लोग अगर जानते हैं तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे बिहार के तरफ से, और सबसे ओल्ड, सबसे बिहार 1857 रिवोल्ट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, जितने भी लीडर्स थे, उसमें अगर सबसे ज़्यादा एज के कोई थे तो वो बाबू कुंवर सिंह ही थे। पर ध्यान रखिएगा, जब तक ये जिंदा रहे जगदीशपुर को नहीं ले पाया था ब्रिटिश, लिया था फिर वो वापस से सीज कर लिए थे, वापस से कंट्रोल कर लिए थे, और इनको मार भी नहीं पाया था ब्रिटिश। ये इनको गोली लग गई थी तो ये अपना हाथ काट के नदी में फेंक दिए थे। उसके बाद भी ये ब्रिटिशर्स से जगदीशपुर को छुड़ा लिए थे और उसके बाद फिर इनका डेथ हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपने हाथ काट के फेंक दिया है तो लाइक यू हैव इंजर्ड योरसेल्फ, तो आप कितना ही दिन जिंदा रह पाओगे, प्लस उनकी एज भी ज़्यादा थी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में बाबू कुंवर सिंह जो थे इंपॉर्टेंट थे, और इनके भाई अमर सिंह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। बाबू कुंवर सिंह के डेथ के बाद अमर सिंह ही यहाँ पे संभाले थे बाबू कुंवर सिंह का जो कमान था। इनको सपोर्ट किसका किसका था, लैंडलॉर्ड ऑफ शाहबाद, नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। नाम ध्यान रखिएगा कि कौन कौन का सपोर्ट किया था इनको। ठीक है, ये अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किए थे जगदीशपुर में। आप जानते होंगे आरा जगदीशपुर रीजन जो है वहाँ के ये रहने वाले थे। फैक्ट्री स्टैब्लिश किए थे गन वगैरह बनाने का। फिर 27 जुलाई को आरा को वो कैप्चर किए थे। ठीक है, उसके बाद कैप्टन डेनवर का आर्मी जो था वो आरा को छुड़ाने के लिए आ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो मानते थे ये पूरा बिहार ही, पूरा भारत ही मेरा है, तो यहाँ पे ये छुड़ाने के लिए आ गया। पर जैसा बताएं कि ये डिफीट नहीं हुए थे, कैप्टन डेनवर यहाँ पे मारा गया था। ठीक है, फिर ब्रिटिश फिर से एक आर्मी भेजी लेड बाय मेजर लायर। जब ये आर्मी आई ना तो ये कुंवर सिंह को आरा छोड़ने पे मजबूर कर दी, तो कुंवर सिंह यहाँ से छोड़ के फिर कानपुर चले गए थे। कानपुर और लखनऊ में ये रहे थे। पहले ये लखनऊ गए थे, लखनऊ में ये रहे कुछ दिन, उसके बाद नाना साहेब जो कि कानपुर से रिवोल्ट कर रहे थे उनके साथ मिलके भी ये लड़े थे। देखिए, पहले लखनऊ में रहे थे, फिर दिसंबर 1857 में नाना साहेब के साथ गए थे कानपुर में, वहाँ पे आजमगढ़ में भी ये भी उसको डिफीट किए थे। फिर क्या हुआ कि सोचे कि अब उनका टाउन तो जगदीशपुर था, ये उनको वापस आना था, तो फिर ये शिवराजपुर या शिवपुर घाट जो है इससे क्रॉस करके, गंगा रिवर का ही घाट है ये, इसको क्रॉस करके आ रहे थे, जबकि इनके बाजू में गोली लग गई थी। जनरल डगलस के द्वारा एक बुलेट इनके हाथ में शॉट कर दिया गया, तो ये क्या किया था, अपना हाथ काट के ही फेंक दिए थे। 23 अप्रैल 1858 को ये ऐसे इंजर्ड स्टेट में आए थे और
कुंवर सिंह बैडली डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी लेड बाय कैप्टन ली ग्रांट। आप सोचिए वो वैसे हालत में, जबकि वो पूरी तरीके से बीमार थे और पूरा इंजर्ड थे, उस हालत में भी वो ब्रिटिशर के कैप्टन जो ली ग्रांट थे उससे जगदीशपुर को लिबरेट करवा लिए थे। और उसके बाद बाय द फिर नवंबर 1858 में, पहले तो 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो गया था। ये देखिए, ये आए थे 23 अप्रैल को, फिर वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए थे, 26 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अमर सिंह कुछ दिन तक कमान संभालने का कोशिश की, हालांकि नवंबर होते होते सबको पनिश करके कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ इसमें अगर आप इवेंट ध्यान देंगे तो पीपल छपरा में भी रिवोल्ट किए थे। किसके लीडरशिप में? मोहम्मद हुसैन खान के लीडरशिप में 2 कंपनी थी। 32nd NI रिवोल्टेड एट भागलपुर। ठीक है, वजीरगंज जो गया में आता है, वहां पे किसके लीडरशिप में? खुशल सिंह। और रिबेलियन अगेंस्ट, और पटना में तो खैर आप जानते ही हैं 3 जुलाई को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, और मुजफ्फरपुर में 25 जून को शुरू हुआ था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको 1857 तक का जो पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।